हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का चैप्टर 1। पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर चैप्टर 1। तो इसमें हम लोग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन एंड लैंग्वेज, शिक्षा और भाषा से जुड़े मुख्य संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 45, The state must provide free and compulsory education for all children up to age 14। तो अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो माइनॉरिटी लोग जो होंगे वो अपने इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 30। तो आर्टिकल 29(1) एनी ग्रुप विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ राइट टू प्रिजर्व इट। तो कोई भी समूह अपनी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक को बचाए रखने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 350B ए स्पेशल ऑफिसर विल लुक आफ्टर सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की जांच के लिए विशेष अधिकारी रहेगा। अनुच्छेद 350B में है। तो आर्टिकल 15, 17 और 46, 15, 17 और 46, आर्टिकल 15, 17 और 46 में लिखा है स्पेशल केयर एंड प्रोविज़न फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर वीकर सेक्शन। तो आर्टिकल 15, 17 और 46 में लिखा है स्पेशल केयर एंड प्रोविज़न फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर वीकर सेक्शन। तो कमज़ोर वर्गों और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल। आर्टिकल 15, 17 और 46 में लिखा है। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन फुल्ली स्टेट फंडेड स्कूल, कंसेंट नीडेड फॉर रिलीजियस टीचिंग इन एडेड इंस्टीट्यूट। तो अनुच्छेद 28 में लिखा है पूर्णतः सरकारी कोष से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं, सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के लिए सहमति जरूरी। तो सरकारी कोष से जो भी चलेगा स्कूल सरकारी फंड से, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और सहायता प्राप्त अगर कोई स्कूल होगा सरकारी सहायता प्राप्त, तो उसमें भी कोई धार्मिक शिक्षा के लिए सहमति लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 28 बोलता है। आर्टिकल 28 बोलता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन फुल्ली स्टेट फंडेड स्कूल्स, कंसेंट। तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे स्टेट फंडेड स्कूल में, और कंसेंट चाहिए होगा। अगर कोई भी हेल्प मिलती है सरकार की, तो गवर्नमेंट के स्टेट की तरफ से, तो कंसेंट लेना होगा उसे रिलीजियस कुछ पढ़ाने के लिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए। आर्टिकल 29(1) नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो आर्टिकल 29(1) धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से इनकार नहीं कर सकता। तो किसी भी बच्चे के एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता उसके धर्म, जाति और भाषा आदि के आधार पे। जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान होगा उसमें दाखिले के लिए इनकार नहीं किया जा सकता धर्म, जाति और भाषा के आधार पे। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो आर्टिकल 29(1) ये बोल रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और रेस
बेसिस पे कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट में, संस्था में एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 35A, स्टेट मस्ट प्रोवाइड मदर टंग इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रेन। तो आर्टिकल 350A ये बोलता है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। तो अल्पसंख्यक बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को उसके मदर टंग में उसे पढ़ाया जाएगा, ये 350A बोलता है। 351, द यूनियन मस्ट प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी। तो केंद्र सरकार का कर्तव्य हिंदी का प्रसार करना है। तो केंद्र सरकार का, यूनियन का काम है, यूनियन मस्ट प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी को फैलाना। आर्टिकल 351 में हिंदी को फैलाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, आर्टिकल 351 में कहा गया है। द स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टेटस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षण की स्थिति और उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव, मेक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट यूजर ऑफ इंग्लिश, नॉट जस्ट बुक वर्म्स। तो उद्देश्य, छात्रों को आत्मनिर्भर अंग्रेजी प्रयोक्ता, मतलब अंग्रेजी का यूज करना, मतलब प्रयोग करना, बनाना है, और केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। तो इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राज्य भाषा है। ए लाइब्रेरी लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज इन करिकुलम। तो करिकुलम में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। मेजर प्रॉब्लम, ओवर डिपेंडेंस ऑन ट्रांसलेशन एंड मदर टंग। टीचर एक्सप्लेन टेक्स्ट बट डोंट टीच लैंग्वेज स्किल। मुख्य समस्या, अनुवाद और मातृभाषा पर बहुत अधिक निर्भरता, और शिक्षण पाठ समझाते हैं और लेकिन भाषा कौशल नहीं सिखाते हैं। तो टीचर जो हैं सो ट्रांसलेट करना मदर टंग में सिखाते हैं इंग्लिश को, पर लैंग्वेज स्किल को नहीं सिखाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट्स, लेकिन भाषा कौशल नहीं सिखाते हैं। तो पाठ को टीचर है सो मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, टीचिंग लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, एक्सप्लेनिंग मीनिंग, वर्सेस टीचिंग लैंग्वेज एज ए स्किल, ट्रेनिंग इन LSRW। तो अगर भाषा को विषय की तरह पढ़ना, अर्थात मतलब समझाना, और भाषा को कौशल की तरह सिखाना, LSRW प्रशिक्षण, मतलब LSRW ट्रेनिंग इन LSRW। द LSRW समझते हैं क्या है। द 4 इसेंशियल स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। L मतलब लिसनिंग, और S मतलब स्पीकिंग, और R मतलब रीडिंग, और W मतलब राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 इसेंशियल स्किल है। Traditional teaching focuses heavily on reading and writing, neglecting listening and speaking। तो 4 जरूरी कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। पारंपरिक शिक्षण पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा जोर देते थे, सुनने और बोलने पर बहुत कम ध्यान देते थे। तो इंग्लिश एक्ट एज मास्टर की फॉर सक्सेस। तो मॉडर्निटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अंग्रेजी सफलता, आधुनिकता और विज्ञान, तकनीक और नौकरी की मास्टर चाबी है। रिस्पेक्टिव रोल इन इंग्लिश अक्रॉस द करिकुलम। तो इंग्लिश अक्रॉस द करिकुलम की भूमिका को समझते हैं, रोल समझते हैं। इंग्लिश अक्रॉस द करिकुलम का रोल समझते हैं। कोर आइडिया, लैंग्वेज इज ए टूल टू लर्न कंटेंट। लैंग्वेज टूल है कंटेंट को लर्न करने का। एवरी टीचर, नॉट जस्ट इंग्लिश टीचर, मस्ट डेवलप स्टूडेंट्स एकेडमिक लैंग्वेज। तो हाँ, तो लैंग्वेज जो है सो टूल है लर्न करने का कंटेंट को।
तो एवरी टीचर, सभी शिक्षक है, सो नॉट जस्ट इंग्लिश, सभी टीचर इंग्लिश टीचर नहीं होते, मस्ट डेवलप स्टूडेंट एकेडमिक लैंग्वेज, तो स्टूडेंट को भाषा विकसित करनी चाहिए, तो शैक्षिक भाषा विकसित करनी चाहिए। तो LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ब्रिज द गैप बिटवीन कंटेंट एंड नॉलेज एंड लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक ब्रिज है, ठीक। भाषा और पाठ्यचर्या लैक, विषय ज्ञान और भाषा के बीच की खाई को बांटती है, गैप है बिटवीन द कंटेंट नॉलेज। हाँ, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक ब्रिज है जो भाषा और नॉलेज के बीच में गैप है, उसका ब्रिज लैंग्वेज लैक है, उसका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक ब्रिज है जो भाषा, नॉलेज और कंटेंट के बीच में, लैंग्वेज और नॉलेज के बीच में जो गैप है उसका ब्रिज लैक है। रोल ऑफ इंग्लिश टीचर इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ इंग्लिश टीचर जानते हैं, तो टीचर्स का रोल क्या है, इंग्लिश टीचर का रोल इंट्रोडक्यूस एंड रेनफोर्स लैंग्वेज स्किल, तो यूज टेक्स्ट फ्रॉम कंटेंट सब्जेक्ट टू फैमिलियराइज लर्नर विथ बोथ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैटर, तो अंग्रेजी शिक्षकों की भूमिका यह है कि भाषा कौशल का परिचय और अभ्यास कराना, दूसरे विषयों के पाठ पढ़ाकर भाषा और विषय दोनों सिखाना। रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर, तो विषय शिक्षकों की भूमिका क्या है, एड्रेस लैंग्वेज एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, तो अपने विषय की भाषा पर ध्यान देना, विषय विशेष भाषा का नमूना पेश करना और पढ़ाते समय भाषा का एकीकरण करना, तो एड्रेस लैंग्वेज एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को बताना अपने सब्जेक्ट को, और मॉडल सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज को, और इंटीग्रेट करना लैंग्वेज को विथ कंटेंट के साथ इंटीग्रेट करना लैंग्वेज को, तो पढ़ाते समय भाषा का एकीकरण करना और अपने विषय की भाषा पर ध्यान देना, और अपने सब्जेक्ट की लैंग्वेज पर ध्यान देना, और विषय विशेष भाषा का नमूना पेश करना, तो अपने सब्जेक्ट का मॉडल पेश करना, लैंग्वेज का मॉडल पेश करना, सब्जेक्ट की लैंग्वेज का मॉडल पेश करना, ये है रोल ऑफ लर्नर। तो लर्नर का क्या रोल है, यूज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स टू ऑर्गेनाइज थ्रू एंड लर्न सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, शिक्षार्थियों की भूमिका सभी विषयों में विचारों को व्यवस्थित करने और विषय उपयुक्त भाषा सीखने के लिए LSRW कौशल का प्रयोग करना, तो स्टूडेंट का ये रोल है कि सभी सब्जेक्ट में के विचारों को व्यवस्थित करने और विषय उपयुक्त भाषा सीखने के लिए LSRW कौशल का प्रयोग करें, तो यूज लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग इन ऑल सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइज थ्रू द लर्न एंड सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो वो LSRW स्किल का यूज करे सब्जेक्ट में, अपने अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट में। द की स्किल्स स्ट्रैटेजी प्री वेल एंड पोस्ट एक्टिविटीज फॉर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड प्रोसेस राइटिंग, तो की स्किल्स स्ट्रैटेजी ये है कि प्री वेल एंड पोस्ट एक्टिविटीज़ फॉर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग, तो पहले पूर्व मध्य और बाद की गतिविधियाँ ये होंगी कि लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग एंड प्रोसेस ऑफ राइटिंग को हम लोग सुनने बोलने पढ़ने और प्रक्रिया लेखन में योजना प्रारूप और संशोधन संप्रदाय प्रस्तुति के लिए पूर्व मध्य और बाद की गतिविधियाँ को यूज़ करेंगे। तो पहले पढ़ने से पहले प्री वेल एंड पोस्ट लैंग्वेज स्किल को समझते हैं। यहाँ पे प्री लिसनिंग सुनने से पहले इंग्लिश, बिफोर प्लेइंग एनी ऑडियो और टेलिंग ए स्टोरी द टीचर प्रिपेयर द स्टूडेंट, दिस मीन्स टेलिंग दैम द टॉपिक, आस्किंग व्हाट दे ऑलरेडी नो, शोइंग ए पिक्चर और लेटिंग
them guess what they will hear. This make the brain रेडी टू लिसन और रिड्यूस फियर। तो कोई ऑडियो सुनाने से पहले शिक्षक को बच्चों को तैयार करना चाहिए, मतलब उन्हें विषय बताना और पुरानी जानकारी से जोड़ना, कोई तस्वीर दिखाना या अनुमान लगवाना। इससे दिमाग सुनने के लिए तैयार होता है और डर ख़त्म होता है। तो प्री लिसनिंग सुनने से पहले के लिए ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को कोई ऑडियो सुनाने से पहले शिक्षकों को बच्चों को तैयार करना, रेडी करना चाहिए। उन्हें विषय बताना चाहिए, पुरानी जानकारी से जोड़ना चाहिए, कोई तस्वीर दिखाना चाहिए और अनुमान लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे दिमाग सुनने के लिए तैयार होता है और डर ख़त्म होता है। वेल लिसनिंग सुनने के दौरान, तो ड्यूरिंग लिसनिंग स्टूडेंट हैव ए स्मॉल टास्क लाइक लिसनिंग फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड, आंसरिंग ए सिंपल क्वेश्चन और पुटिंग पिक्चर्स इन ऑर्डर। दिस कीप्स दैम फोकस्ड एंड एक्टिव वेल लिसनिंग। तो सुनने के दौरान छात्रों के पास एक छोटा सा काम होता है, जैसे कि किसी खास शब्द को सुनना और एक सरल सवाल का जवाब देना या तस्वीरों को सही क्रम में लगाना। इससे बच्चे ध्यान से और सक्रिय होकर सुनते हैं। तो सुनने के दौरान ये करना चाहिए कि बच्चों को किसी खास शब्द को सुनने के लिए बोलना चाहिए, एक सरल सा सवाल देना चाहिए जिसका जवाब लेना चाहिए और तस्वीरें को सही क्रम में लगाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देना चाहिए। पोस्ट लिसनिंग सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग द स्टूडेंट यूज व्हाट दे हियर्ड। तो सुनने के बाद स्टूडेंट सुनी हुई बात का इस्तेमाल करते हैं। तो वे सवालों के जवाब दे सकते हैं, छोटा सा सारांश लिख सकते हैं और दोस्तों से मुख्य बात पर चर्चा कर सकते हैं या कहानी से जुड़ी तस्वीर बना सकते हैं। इससे समझ की जांच होती है। तो दे में आंसर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट समरी, डिस्कस द मेन आइडिया विथ फ्रेंड्स और ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू ए स्टोरी। दिस चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर लिसनिंग स्टूडेंट यूजेज व्हाट दे हियर्ड। तो उन्होंने क्या सुना, इसके लिए वो एक आंसर देंगे। वो आंसर दे सकते हैं, समरी लिख सकते हैं और मेन आइडिया को डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और पिक्चर्स बना सकते हैं स्टोरी के फॉर्म में। स्पीकिंग बोलना, प्री स्पीकिंग बिफोर आस्किंग स्टूडेंट टू स्पीक। तो छात्रों को बोलने के लिए कहने से पहले शिक्षक को उन्हें तैयारी का समय देना चाहिए। बिफोर आस्किंग स्टूडेंट टू स्पीक द टीचर गिव्स दैम टाइम टू प्रिपेयर। टीचर को उन्हें टाइम देना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, बोलने से पहले, स्पीकिंग से पहले बच्चों को टाइम देना चाहिए। They can note down points, learn new words or practice in pairs quickly. This builds confidence before speaking in front of everyone. छात्रों को बोलने के लिए कहने से पहले टीचर को उन्हें तैयारी का समय देना चाहिए। वे छोटे छोटे मुद्दे लिख सकते हैं, नए शब्द सीख सकते हैं और यह जोड़ी में चुपचाप अभ्यास कर सकते हैं। इससे सबके सामने बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है। वेल स्पीकिंग बोलने के दौरान, ड्यूरिंग स्पीकिंग द स्टूडेंट प्रेजेंट देयर थॉट। तो बोलने के दौरान स्टूडेंट अपनी बात रखता है। द टीचर डज नॉट इंटरप्ट फॉर एवरी मिस्टेक बट लिसन विथ ए स्माइल एंड इनकरेज। तो टीचर को बार बार गलती पर नहीं टोकना है, बल्कि मुस्कुराना और सुनते रहना है। तो द फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग आइडिया नॉट परफेक्ट ग्रामर एट द मोमेंट। तो और हौसला बढ़ाता है ये सब, और इस समय मुख्य ध्यान विचार व्यक्त करने पर होता है, बिल्कुल सही व्याकरण पर नहीं होता है। तो फोकस होता है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने पे, परफेक्ट ग्रामर पे नहीं होता है। तो पोस्ट स्पीकिंग तो बोलने के बाद, तो आफ्टर स्पीकिंग द टीचर गिव्स जेंटल फीडबैक। तो जेंटल फीडबैक देते हैं बोलने के बाद, टीचर हल्की फुल्की प्रतिक्रिया देता है, देते हैं और दे प्रेज व्हाट वाज गुड एंड सॉफ्टली करेक्ट 1 or 2 कॉमन एरर्स।
Other students can also clap or ask friendly question. The goal is to feel proud and improve next time. बोलने के बाद शिक्षक हल्की फुल्की प्रतिक्रिया देता है, जो अच्छा था उसकी तारीफ करता है और प्यार से एक दो आम गलतियां सुधारता है, और दूसरे स्टूडेंट भी ताली बजा सकते हैं और ये दोस्ताना सवाल पूछ सकते हैं। इसका लक्ष्य ये होगा कि बच्चा गर्व महसूस करे और अगली बार सुधार कर सके। रीडिंग, तो प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, बिफोर ओपनिंग द बुक द टीचर आस्क क्वेश्चन अबाउट द टाइटल, शो पिक्चर और टेल ए स्मॉल बैकग्राउंड स्टोरी। तो किताब खोलने से पहले टीचर शीर्षक पर सवाल मतलब टाइटल पे क्वेश्चन पूछते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं या थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताते हैं। छात्र अनुमान लगाते हैं कि पाठ किस मतलब क्लास किस बारे में होगा और इससे पढ़ने में रुचि जागती है और एक उद्देश्य मिलता है। तो बिफोर ओपनिंग द बुक द टीचर आस्क क्वेश्चन अबाउट द टाइटल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, टेल स्मॉल बैकग्राउंड स्टोरी, तो एक छोटी मोटी बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे उस पर, सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे होंगे उस पर, और स्टूडेंट कैन गेस और बच्चे उसे गेस करेंगे व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट, और टेक्स्ट किस पे होगा, मतलब अदर दिस क्रिएट इंटरेस्ट एंड गिव रीजन टू रीड, तो ये इंटरेस्ट जगाता है और रीजन देता है पढ़ने का। तो वेल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, तो ड्यूरिंग रीडिंग स्टूडेंट आर एक्टिव, पढ़ने के दौरान स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। दे अंडरलाइन न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। ट्राई टू गेस देयर मीनिंग, और उसके मीनिंग को गेस करने की कोशिश करते हैं। आंसर स्मॉल क्वेश्चंस इन बिटवीन, और छोटे छोटे क्वेश्चंस की आंसर्स को देते हैं। कनेक्ट द टेक्स्ट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, वो टेक्स्ट को वो कनेक्ट करते हैं। द टीचर हेल्प देम इन फेयर मीनिंग, तो पढ़ाते समय स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं। वे नए शब्दों को रेखांकित करते हैं और उनका मतलब भापने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में छोटे सवालों के जवाब देते हैं और पाठ को अपनी जानकारी से जोड़ते हैं, और शिक्षक उन्हें अर्थ निकालने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के दौरान, तो आफ्टर रीडिंग स्टूडेंट शो देयर अंडरस्टैंडिंग, दे समराइज द टेक्स्ट, आंसर डिटेल्ड क्वेश्चन, express their opinion, compare it with another text, or act out a small sense. This depends comprehension. तो पढ़ाने के बाद स्टूडेंट अपनी समझ दिखाते हैं, वे सारांश लिखते हैं और विस्तृत सवालों के जवाब देते हैं। तो वे समरी लिखते हैं और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी राय को व्यक्त करते हैं, और किसी और पाठ से तुलना करके, किसी और टेक्स्ट से तुलना करके या छोटा सा दृश्य अभिनय करके इससे समझ और गहरी बढ़ती है, इससे समझ और गहरी बढ़ती है। प्रोसेस राइटिंग, प्रक्रिया लिखने का, तो लिखने से पहले, लेखन से पहले योजना। तो प्री राइटिंग, बिफोर राइटिंग स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, दे मेक ए माइंड मैप, लिस्ट की पॉइंट्स, डिस्कस विथ फ्रेंड, they also decide what type of text they will write, a story, letter, report. A good plan make writing very easy. लिखने से पहले छात्र विचारों का मंथन करते हैं, वे माइंड मैप बनाते हैं और मुख्य मुद्दों की सूची बनाते हैं या दोस्त से चर्चा करते हैं। यह भी तय करते हैं कि कैसा लेख लिखना चाहिए, कहानी, पत्र, रिपोर्ट, लेटर, रिपोर्ट, ये सब अच्छी योजना से लिखना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। वेल राइटिंग, ड्राफ्टिंग, लेखन के दौरान प्रारूप। In this step, students write the first draft quickly. They don't worry too much about spelling, grammar right now. The goal is simply to put all ideas on paper in the plain order. इस कदम में छात्र पहला प्रारूप तेजी से लिखते हैं और
अभी वे स्पेलिंग या व्याकरण की, ग्रामर और स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते। मकसद होता है बस सारे विचारों को तयशुदा मतलब सारे विचारों को लिख देना, कागज़ पर उतार देना। पोस्ट राइटिंग लेखन के बाद संशोधन और प्रारूप संपादन और प्रस्तुति। आफ्टर द ड्राफ्ट इज रेडी, student read it again to revise, add or remove idea, rearrange, and then they edit, correct spelling, grammar or pronunciation. Finally they write the neat final copy and present it by reading aloud to the class to displaying it. प्रारूप तैयार होने पर छात्र स्टूडेंट उसे दोबारा पढ़कर संशोधन करते हैं, विचार जोड़ना, हटाना और क्रम बदलना और फिर संपादन करते हैं। तो स्पेलिंग, व्याकरण और विराम चिन्ह ठीक करना और अंत में साफ सुथरी अंतिम प्रति लिखकर क्लास में पढ़कर सुनाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 स्टेप फार्मूला प्री वेल पोस्ट वर्क करता है एवरी स्किल पे और लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज लर्निंग को ऑर्गेनाइज और इंजॉयबल और इफेक्टिव बनाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।